दोस्तों सुनो लघु कथा के अंतर्गत मैं अपनी लघु कथा के साथ एक लघु कथाकारों की लघु कथाएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं पेश कर रहा हूं आपके सामने प्रसिद्ध चर्चित और ख्याति प्राप्त लघु कथाकार डॉक्टर कमल चोपड़ा को। डॉक्टर कमल चोपड़ा की लघु कथा है जिसका शीर्षक है प्लान। बच्चा सिर से पांव तक एकदम ऊनी कपड़ों में एकदम पैक था। कुछ ही देर में श्रेया से अच्छी तरह घुल मिल गया था। उसकी मम्मी किसी जरूरी काम से कहीं गई थी। वह कुछ देर के लिए उसे श्रेया के पास छोड़ गई थी। मन ही मन खिज उठी श्रेया, मेरी अपनी तबीयत ठीक नहीं है। टेंशन, डिप्रेशन, सिर दर्द, घबराहट, बेचैनी, चक्कर और जाने क्या क्या कितनी तो बीमारी लगी हुई है। साल भर से 8-9 गोली रोज़ खानी पड़ती है। 3-4 दिन से तो ऑफिस भी नहीं जा पा रही हूँ। ऊपर से यह बच्चा, पड़ोस के नाते रखना तो पड़ेगा। बच्चा फ्लैट में इधर से उधर दौड़ता भागता फिर रहा था, जैसे फ्लैट के हर कोने का निरीक्षण कर रहा हो। जब पहली बार वह प्रेग्नेंट हुई थी, वह राहुल के साथ लिव इन में रहती थी। राहुल अड़ गया, अभी हम बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी अबॉर्शन करवा लो, पहले हम लोग सेट हो ले, अभी कैरियर पर ध्यान दो, 2 साल बाद शादी करेंगे। बच्चे को तब देखी जाएगी। शादी के बाद भी ऐसे मौके आए थे, तब वह उम्मीद से हुई थी, लेकिन राहुल वह नहीं माना था। बच्चा प्लान करने का अभी हमारे पास वक्त नहीं है। अभी बच्चा हुआ तो जीएम की पोस्ट, बड़ी कोठी और लंबी सी कार, सभी प्लान धरे रह जाएंगे। श्रेया की भी लगा था कि राहुल सही कह रहा है। उसने भी अपनी पढ़ाई बच्चे पालने के लिए नहीं की थी, उसे कुछ कर दिखाना था। एमटीपी करवाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, गोलियों से काम चल गया था। एकाएक श्रेया को पड़ोसन के बच्चे का ख्याल आया। साथ वाले कमरे से बच्चे की आवाज़ आ रही थी। श्रेया उसे देखने के लिए चली तो बच्चा पर्दे से पीछे से निकला और उसकी साड़ी पकड़ते हुए उसे डराते हुए बोला, हाउ। श्रेया खिलखिला पड़ी, शरारती हुई मुझे डराता है। खिलखिलाते हुए वह फिर से दूसरे पर्दे के पीछे जा छिपा। श्रेया उसे ढूंढने लगी तो वह पीछे से फिर से डराते हुए खिलखिलाने लगा, हाउ हाउ। बच्चे ने खेल ही बना दिया। वह भी बच्चे के साथ साथ बच्चा बनकर खेलने लगी। बच्चा कभी कभी आगे दौड़ता, श्रेया कभी कभी श्रेया की कोई चीज़ उठाकर भाग जाता तो कभी बेड पर कलाबाजियाँ खाने लगता। श्रेया भी जैसे बच्चे के साथ बच्चा बन गई थी। शाम हो गई थी, बच्चे की माँ आ पहुँची थी। सॉरी, ज़रा देर हो गई। इसने ज़्यादा तंग तो नहीं किया? बहुत शर्माती है। थैंक यू सो मच। एकाएक श्रेया को याद आया, आज उसने कोई भी दवाई नहीं खाई है। उसे सिर दर्द, बेचैनी, घबराहट, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन कुछ भी महसूस नहीं हो रहा था। उसके हाथ पाँव भी नहीं काँप रहे थे। उसका मूड भी अच्छा है। राहुल ऑफिस से लौटा तो बोला, अब हमें ये सर्विस वर्विस छोड़कर अपनी कंपनी खोलने के प्लान पर काम शुरू कर देना चाहिए। श्रेया एकाएक उठी और अलमारी से गर्भ निरोधक गोलियां निकाल कर डस्टबिन में फेंकते हुए बोली, अब बच्चे के सिवा कोई प्लान नहीं, अब बच्चे के सिवा कोई प्लान नहीं। अगली लघु कथा जो मैं सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है आलू के दाम और इसके लेखक है मधुदीप। बात उस समय की है जब भारत के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अमेरिका के मेडिसिन स्वयं में अपनी लोकप्रियता का परचम फैला रहे थे। उस समय पाकिस्तान अपनी खींच मिटाने के लिए सीमा रेखा पर तैनात भारतीय जवानों और सीमा से सटे भारतीय गांव के निर्दोष नागरिकों पर अंधाधुंध गोलाबारी कर रहा था। इसी समय तेल की गिरती कीमतों तथा अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण रूस के रूबल का कंबल निकल गया था। इसे एक संजोगी कहा जाएगा कि देश के एक नामचीन खबरिया चैनल का नामी ग्रामीण संवाददाता सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष के 2 नेताओं को भी सामने पा गया। वह तीनों से एक ही प्रश्न का उत्तर लेना चाह रहा था, क्या नए प्रधानमंत्री के आने से विश्व में भारत का रुतबा बढ़ा है? उसने माइक सत्ता पक्ष के नेता के सामने रख दिया। इसमें क्या शक है, अब पूरा विश्व भारत की बात पूरी गंभीरता से सुनता है। आवाज़ में खनक है। हमें तो अपनी सीमा पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही गोलीबारी की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। यह प्रमुख विपक्षी नेता की खींच बड़ी आवाज़ है। यह नए प्रधानमंत्री का जादू नहीं, पूंजीवाद का षड्यंत्र है। देश को अमेरिका द्वारा फैलाए गए जाल में उलझाया जा रहा है। यह लाल सलाम का स्वर है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? संवाददाता का माइक थोड़ा हट कर खड़े एक आदमी की तरफ घूम गया है। भाई, मैं क्या कहूँ,
आज ही आलू के दाम 5 रुपये किलो बढ़ गए हैं, कहकर वह एक तरफ चला गया है और नेताओं की दृष्टि उसका पीछा कर रही है। और इन दो लघु कथाओं के बाद मैं अंत में अपनी एक लघु कथा प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है जोंक। जी, मेरी लघु कथा जोंक। यार, मैं तो यह सब देखकर दंग रह गया हूँ कि एक सरकारी कर्मचारी वेतन से अधिक ऊपरी आमदनी से कमा लेता है। चपरासी से लेकर दफ्तर के क्लर्क तक, मुंशी से लेकर वकील तक, रेल विभाग के दफ्तर से लेकर स्टेशन मास्टर तक सभी अपने अपने स्तर पर ऊपरी कमाई करने में एड़ी चोटी का पसीना बहाते रहते हैं। यह सब कुछ जानकर भी क्लास 1 ऑफिसर चुप क्यों रहता है यार? अरे यार, उसे अपनी ऊपरी आमदनी कमाने से ध्यान हटे तब ना। और उसके ऊपर भी मंत्री नेता हैं, वे सब क्यों नहीं कार्रवाई करते भाई? तुम भी किस जमाने में रह रहे हो यार? मंत्री नेता तो खुद करोड़ों का घोटाला करके मस्ती काट रहे हैं। उसे इसके विरोध में कदम उठाकर अपनी गले में फांसी डालनी है क्या? इन लोगों के प्रति जनता क्यों नहीं जागती, क्यों नहीं विरोध करती? अरे भाई, सुविधा भोगी हो गई है जनता। जनता का एक हिस्सा तो खुद रिश्वतखोरी में लिप्त है। शेष 80% जनता गरीब जनता है। उसे अपनी रोजी रोटी में ही फुर्सत कहाँ जो इस ओर सोचेगी? यार, ऐसी बात नहीं है। अपराध करने वालों को एक दिन सज़ा मिलेगी ही। क्या तब, जब पूरी ज़िंदगी वह सुख भोग ले तब? अरे भाई, करोड़ों के घोटाले में कई मंत्री जेल की हवा खा रहे हैं, उस पर मुकदमा चल रहा है। यह तुम नहीं जानते हो क्या? इन बातों को हम जानते हैं यार, पर तुम नहीं जानते कि यह मुकदमा, सज़ा, जेल सब कुछ हम गरीब लोगों के लिए है। वे लोग तो कुछ दिनों के लिए जेल भी जाते हैं तो जमानत लेकर छूट जाते हैं और फिर धीरे धीरे सारा मामला खटाई में। यह सब तो तमाशा है यार, तमाशा, जो आम गरीब जनता के सामने खेला जाता है फिर से वोट जुटाने के लिए। मगर दोबारा उसे वोट नहीं मिलती, हार जाती है उसकी पार्टी। तो क्या फ़र्क पड़ता है? उसकी पॉलिटिकल मौत भले हो जाए, फिर भी वह खुद को जिंदा रखता है ना, कानून को अपनी ठेंगा दिखाकर। गांधी मैदान, रेलवे स्टेशन तक बेचने वाले नेता को आखिर क्या बिगाड़ लिया कानून ने? किंतु उसे सज़ा मिल भी सकती है और यह जरूरी भी तो नहीं। और दो में एक को अगर सज़ा मिल भी गई तो क्या फ़र्क पड़ता है यार? उसकी एक पूरी पीढ़ी तो उस काले धन से ऐशो आराम करने के लिए चिंता मुक्त हो जाता है या नहीं? तुम ही बतलाओ। कमाल है यार, इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना घोर अन्याय होता रहता है, फिर भी तुम्हारे भीतर का खून नहीं खोलता? नहीं खोलता। मेरे भीतर का खून नहीं खोलता। मेरे शरीर में खून रहेगा तब न खोलेगा। सारा खून तो ये लोग ही जोंक बनकर चूस लिया है। अब मेरे जिस्म में बचा ही क्या है जो खोलेगा? धन्यवाद।